अभी कर दिए। तो हमको भूख लगी है, ठीक है ना, तो वो जो भूख है, जब आप चावल दाल रोटी जो मिलता है आप खा लेते हैं, यू डजंट गिव एनी स्पेसिफिकेशन कि मुझे ये खाना है, दैट बिकम्स योर नीड। लेकिन जब आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो अभी सिर्फ चिकन ही खाना है, ठीक है ना, मुझे तो अभी सिर्फ पनीर रोल ही खाने का मन है, अभी पिज्जा ही खाने का मन है, देन दैट बिकम्स योर वांट्स। तो ये वांट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये नीड्स की बात कर रहे हैं, जो आपकी आवश्यकता है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आपका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, वो वैसे वांट्स की ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लोग काम करते हैं, और वही उनका मेन मोटिवेशन होता है। उनके काम करने में जो पहला किक होता है वो नीड्स का ही होता है। एक मिनट कॉलेज से। जी सर, जी सर। जी सर। किस में? बीपीएम पीपीयू फर्स्ट ईयर, हाँ सर, जितने मार्क्स दिया कॉपी से ही दिया होगा। अच्छा, एक मिनट मैं देख के बताती हूँ, अभी क्लास में हूँ सर, मैं थोड़ा सा चेक करके आपको बताती हूँ। आप सेंड कर दूं, है ना? ठीक है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ सर, क्लास के बाद। ठीक है, मार्क्यू का नहीं है, मैं एक बार देख के बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दिया तो सब में था, देख लेती हूँ, हो सकता है वो क्लास छूट गया हो। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो वापस इसमें आते हैं, मास्लोज नीड हायरार्की में। ठीक है, तो ये नीड्स अब आपको समझ में आ गया, जो वो नीड्स जो आपके लाइफ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, ये उस नीड्स की बात कर रहे हैं। नाउ इस नीड्स को उन्होंने पहले तो दो भाग में डिवाइड किया। दो भाग में डिवाइड किया मतलब सबसे पहले प्राइमरी नीड्स या बेसिक नीड्स, एंड देन सेकेंडरी नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स। आते हैं उस डायग्राम पे, जिसको देख करके मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सी दिस इज द डायग्राम, आप इस डायग्राम को समझ लीजिए, अब आपको सारा एक्सप्लेनेशन आप खुद कर देंगे। सबसे पहले हमने नीड्स को डिवाइड किया बेसिक नीड्स में। बेसिक नीड्स, प्राइमरी नीड्स भी हम इसको कहते हैं, और इसके ऊपर जितने भी नीड्स है दैट बिकम सेकेंडरी नीड्स या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो बेसिक नीड्स में पहले, सबसे पहले देखो, इस जो पिरामिड है आपके सामने, इसमें सबसे पहले बेस में क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब जो आपके बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे कि आपको प्यास लगती है या आपको भूख लगती है, तो आपको कोई बोलता नहीं है, आपको कोई सिखाता नहीं है ये फील करो कि तुम्हें भूख लग रही है। आपका बॉडी आपको बताता है कि तुम्हें भूख लग रही है, ठीक है, कुछ दिन तक, कुछ देर तक, और आपने इसको झेल लिया, फिर वो बोलते हैं अरे बहुत जोर से भूख लग रही है, ठीक है ना, बिल्ली चूहा सब कूदने लगा, देन व्हाट यू डू, यू गो देयर एंड यू ईट समथिंग, राइट। तो आपका बॉडी इंडिकेट करता है, ये आपका बॉडी आपको सिखाता है कि कब आपको खाना है, कब आपको पानी पीना है, कब आपको रेस्ट की जरूरत है। छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता वो भी जानता है कि रो देने से खाना मिल जाता है, तो वो रोना सीख लेता है, राइट। तो दैट इज अ फिजियोलॉजिकल नीड्स, जहां पे आपको आपका बॉडी आपके लिए एक टीचर का काम करता है, जो आपको सिखाता है कि आपको किस समय आराम की जरूरत है, किस समय खाने की जरूरत है, किस समय पानी पीने की जरूरत है या रेस्ट करने की जरूरत है। दीज आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो आपके शारीरिक आवश्यकता की को पूरा करने के लिए कंपलसरी है। रोटी कपड़ा और मकान आप बोल सकते हैं, दीज कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल नीड्स। नाउ जब रोटी कपड़ा से आगे बढ़ते हैं, मैंने रोटी कपड़ा और मकान बोला, तो मकान अभी नहीं आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स में, राइट। वहां के लिए कोई भी शेल्टर चलेगा, सर ढकने के लिए कुछ भी है चलेगा, ठीक है ना। लेकिन सेफ्टी नीड्स में मकान आता है, ठीक है ना। सेफ्टी नीड्स के अंदर आपका LIC आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है। एक मिनट, मैं जरा दरवाजा बंद करके आती हूँ, बाहर से आवाज आ रही है। कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी नीड्स है, इसमें मैंने कहा LIC आ गया, मेडिक्लेम हो गया, उसके बाद घर हो गया, दीज कम्स अंडर सेफ्टी नीड्स। मतलब व्हेन यू सेटिस्फाइड योर फर्स्ट ऑर्डर नीड्स, द बेसिक नीड्स ऑफ योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन व्हाट नेक्स्ट, तो दूसरा। अच्छा, एक ऐसा नहीं होता है कि हमारी एक आवश्यकता कंप्लीटली फिनिश हो जाती है, कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाती है, तब जाकर के हमको दूसरा नीड दिखता है।
एक पूरा होने लगता है तो हमको दूसरा नजर आ जाता है, दूसरा होने लगता है कि हमको तीसरा। डन, दीज नीड्स आर ओवरलैपिंग नीड्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि वंस वी आर डन विद फिजियोलॉजिकल नीड्स फिर हमको दूसरा आएगा, वो भी चलता रहेगा, वो जिंदगी भर चलता रहेगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको दूसरा नीड्स दिखना शुरू हो जाता है। तो सेफ्टी नीड्स आया, सेफ्टी नीड्स में आप क्या करेंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने डिपेंडेंट लोगों के लिए क्या करते हैं, यू स्टार्ट thinking about how I can secure myself, how I can secure my family, how I can give better future to my family। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं आप अपने, ठीक है आप ठीक ठाक कमा रहे हैं, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, तो आप थोड़ा पैसा सेव करना चाहते हो, सेविंग अकाउंट एक खुलवा लेते हो, उसमें 2000 पैसा आप कुछ पैसा जमा करना शुरू करते हो। आप कुछ मेडिक्लेम ले लेते हो, क्योंकि आज के दिन में मेडिक्लेम बहुत जरूरी है। कभी भी जरूरत, इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है, और मे भी आपके पास उस समय उतना पैसा नहीं हो। ऐसे भी अभी मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। तो आप क्या करते हैं, मेडिक्लेम लेते हैं, सो दैट कि आपकी अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो आप इलाज कर सकिए, सेव कर लिया आपने अपने उस प्रोस्पेक्ट को, ठीक है ना। देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा घर बना ले, तो हम अपने बजट के हिसाब से, हर आदमी, ठीक है, हर आदमी बहुत बड़ा घर नहीं बनाता है। एंटालिया है ना उसका, मुकेश अंबानी का, सॉरी, हाँ, तो वो हर आदमी वो उतना बड़ा एंटालिया नहीं बना सकता है, या उतना बड़ा घर या कैसल नहीं बना सकता, लेकिन ठीक है अपने अपने बजट के हिसाब से 1 BHK 2 BHK छोटा सा घर, ठीक है ना, जैसा भी घर होता है, हर आदमी अपने हिसाब से घर बनाता है ताकि वो सेफ रहे। सेफ्टी किस चीज से, चोर से, जानवर से, मौसम से, इन सब चीजों से आपको सेफ्टी मिलती है जब आप घर बनाते हैं। तो घर या मकान इस कंडीशन पे आता है, लेकिन ये भी बेसिक नीड्स हैं। ये सारे नीड्स ऑलमोस्ट सारे लोग अपने लाइफ में सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जो भी है इस दुनिया में सब चाहता है कि कम से कम ये 2 नीड्स तो सेटिस्फाई हो जाए। नाउ ये सारे आपके फिजियोलॉजिकल और आपके बेसिक या प्राइमरी नीड्स के अंदर आ जाते हैं। जब ये दोनों नीड्स ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हो जाती है, मैं हर बार ऑलमोस्ट ही यूज करूंगी क्योंकि ये सारे ऑलमोस्ट ही सेटिस्फाई होते हैं, कंप्लीटली फुल्ली कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता आदमी के लाइफ में। हमारा लाइफ हमेशा कुछ और कुछ और कुछ और मांगते ही रहता है ना। तो वही चीजें, तो वो और लगा रहेगा, बट व्हेन इट बिकम्स पार्शियली और ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड, देन हमारा नेक्स्ट ऑर्डर नीड्स। ये क्या है नेक्स्ट ऑर्डर नीड्स, दैट इज नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस से क्या सेंस होता है, जहां से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, जहां से अपने आप को रिलेटेड या अटैच्ड पाते हैं। जैसे बिलोंगिंगनेस टू योर कंट्री। कहीं से आवाज आ रहा है, प्लीज वो म्यूट करें अपने आप को। रोल नंबर 36 अभिनव, एक तो तुम्हारा वीडियो ऑफ है और ऊपर से तुम माइक भी कभी कभी, ठीक है 1 मिनट 36, ठीक है। तो क्या मैं बता रही थी अभी, बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स के बारे में, यानी आप जहां से रिलेटेड फील कर सको। सो अब जब आपके ये नीड सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको लगता कोई दोस्त नहीं है, ठीक है ना, कोई नेबर में किसी के यहाँ मेरा जाना आना नहीं, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ इस शहर में या इस ऑफिस में या इस जगह में, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं आप, यू आर नाउ इन सर्च ऑफ सर्टेन ग्रुप जहां से आप अपने आप को रिलेटेड फील कर सके। तो आप अच्छा आपको लगता है, क्यों अच्छा लगता है, ताकि वहां पे आप अपने दुख और सुख को शेयर कर सकते हैं। वहां पे अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छी बात हुई तो आप मिठाई लेके जाएंगे, मिठाई बांटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा और खुश होंगे। अगर आप दुखी हैं तो अपने दुख को शेयर करेंगे तो थोड़ा आपको स्ट्रेस कम लगेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा आपके फ्रेंड्स का, आपके लोगों का। इसीलिए ये नीड्स आता है इन पिक्चर की आपको अब। लेकिन ये किसके लिए जरूरत है, ये आपके बॉडी के लिए सेकेंडरी नीड्स भले ही है, लेकिन आपके ब्रेन के लिए यही प्राइमरी नीड है। क्योंकि आप, जैसे आपके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन, जैसे आपके बॉडी के लिए खाना पीना जरूरी है, वैसे ही आपके दिमाग के लिए दोस्ती जरूरी है, ग्रुप जरूरी है, बातचीत करना जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो पुराने जमाने में ना, जब गांव से किसी को निकालना होता था या गांव में किसी ने कोई गलत काम कर दिया जो उस गांव के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या करते थे, उस घर को बैनिस्ड कर देते थे, यानी समाज से निष्कासित कर देते थे। समझ में आया? अभी भी होता है। अभी भी होता है, चलो ठीक है। तो अभी भी होता है, दैट मीन्स व्हाट, ये एक तरह का सजा है ना।
ये जब सजा है तो ऑब्वियसली ये आपके माइंड के लिए जरूरी चीज होगा, जिससे आपको वंचित रखा जाता है ताकि आप सजा को भोगिए। दैट मीन्स व्हाट, बिलोंग। गांव में अगर रहते हैं और बगल में बहुत ज्यादा पार्टी हो रहा है, जलसा हो रहा है और आपको बुलाया नहीं गया, कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, राइट? कि यार सब लोग सामने में मिठाई पे मिठाई उड़ाए जा रहे हैं और हमें बुलाया ही नहीं, ये बुरा लगता है। और मेरे आपके गांव का यहाँ सिचुएशन कुछ मतलब भी ऐसा ही है। क्या, और आपके यहाँ कुछ अच्छी बात हुई लेकिन आप किसी को बुला नहीं सकते, तो आपको भी मन लगता है कि कोई आता हमारे घर, देखता कि हमने ये सब किया है, ये अचीव किया है, ये खरीदा है, तो दिखाना ही नहीं है किसी को। इसीलिए बिलोंगिंगनेस और लव का नीड्स यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, जो आपका मेंटल नीड से रिलेटेड है। इसीलिए हम इसको साइकोलॉजिकल नीड्स भी बोलते हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स में पहला हो गया बिलोंगिंगनेस या लव नीड्स, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आप किसी से रिलेट कर सके, किसी ग्रुप से अपने आप को जुड़ा हुआ फील करे। और उसके बाद आता है स्टीम नीड्स, चलो दोस्ती हो गई, ग्रुप बन गया, क्या करें, म्यूट कर दे सबको, बन गया है जहाँ पे हम जाते हैं, जहाँ पे शेयर करते हैं, जहाँ पे हमको अच्छा लगता है। बट नाउ स्टीम नीड्स, अरे इस ग्रुप में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है ना, मैं पीछे पीछे घूमते रहता हूँ, कोई मुझे, मैं जाऊं ना जाऊं फर्क ही नहीं पड़ता है किसी को। अब क्या चाहिए इस ग्रुप में, इस ग्रुप के लोगों से मुझे अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए, अपने लिए प्रेस्टीज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उस ग्रुप में जाकर के कि हमारे फलाना इतने बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है ना, हमारे घर में ये आगे पॉलिटिकल अप्रोच इतना बड़ा है, राइट? यही सब बात बोलते हैं हम जाकर के उस ग्रुप में फिर, ठीक है। या फिर मेरे भाई ने इतना ये क्या कर लिया, यहाँ पे घर ले लिया, इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, या फिर वो जाकर के MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई कर रहा है, या वो हार्वर्ड में जाकर के रिसर्च कर रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमें स्टीम मिले, लोग समझा रहे इसके घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, इसके घर में इतने पावरफुल लोग रहते हैं, हमें कभी जरूरत पड़ा तो हेल्प मिल सकता है, तो ठीक है स्टीम नीड्स। तो ये स्टीम नीड्स प्रेस्टीज इशू हो जाता है। और यहाँ पे आपको अगर स्टीम मिलता है तो यू फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट अच्छा ठीक है, कुछ चीजें होती है या कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी हमने 10 जगह घर खरीद लिया, 10 जगह जमीन ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, ठीक है। ये मुझे याद है, मेरे गांव में मेरे एक दूर के चाचा थे, वो बोलते थे कि हमारे पास एक बोरा भर भर के पैसा रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब बोरी भर भर के पैसा रखा हुआ है। वो ऐसा बोलते थे, हमें पता नहीं हम क्या करें उस पैसे का। दैट मीन्स कि आपको लगता है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लोग आपको बहुत इज्जत देंगे, ऐसे भी इज्जत मिलता है, तभी तो लोग बोलते हैं ये सब बात। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, जैसे किसी को कोई बड़ा अवार्ड मिल गया, किसी को कोई सम्मान मिला लोकल गवर्नमेंट से, या फिर अपने स्टेट के गवर्नमेंट से, या फिर नेशनल गवर्नमेंट से, तो उनको वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगता है। वो इंडिविजुअल लोग, वो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स होती है उनकी, जिससे उनका स्टीम सेटिस्फाई होता है। उनको लगता है कि इससे मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, इससे समाज में मेरे लिए ज्यादा इज्जत होगा लोगों के नजर में। तो ये मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है और ये अपना इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको इज्जत मिलेगी समाज में, इसीलिए आप वैसा काम करना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी आदमी बहुत बड़ा कुछ अचीव करता है तो इसीलिए ताकि उसको समाज में अप्रिसिएट किया जाए। देन ये सब नीड सेटिस्फाई हो जाती है। देखो पहला जो 2 ऑर्डर नीड मैंने बोला, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, ये तो सभी सेटिस्फाई करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुंचे बिना चले जाते हैं। उसके बाद लव नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस को भी बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, स्टीम नीड्स तक भी पहुंचते हैं। कुछ अच्छा करते हैं लोग, उनका प्रशंसा करते, लोग उनकी बड़ाई करते, तो उनको लगता है कि मेरे लिए एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हुआ, अच्छा हुआ मेरे लिए। लेकिन यही तक रह जाती है, जो अधिकतम मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ना, वो इतना ही अचीव करने में अपना पूरा जिंदगी लगा देती है। देयर आर वेरी फ्यू, वेरी लिटिल पॉपुलेशन इन आवर वर्ल्ड जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है वो उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता है, उनको एक्सटर्नल किसी भी चीज से कुछ खास मतलब नहीं होता है कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने कपड़े हैं, कितने घर हैं, मैंने क्या क्या अचीव किया। उनको सिर्फ ये होता है, अगर उनके ये जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल हो रहे हैं, देन ही ओनली लुक्स टुवर्ड्स द पोटेंशियल ऑफ व्हाट ही कैन डू। उनके अंदर भगवान ने या उनके अंदर क्या क्या ऐसी क्षमताएं हैं जो वो कर सकते हैं, और सिर्फ वो उस क्षमता को एक्सप्लोर करने के लिए काम करते हैं। उनको दाएं बाएं, मतलब अर्जुन को जैसे दिखता है ना चिड़िया का आंख, ऐसे लोग को सिर्फ अपना पर्पस दिखता है कि हम इस दुनिया में किस पर्पस से आए हैं,
ठीक है, जिस पर्पस से भी हम आए हैं वो बस उसी पर्पस को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स है महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने भी कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जो इतने बड़े इसरो के चीफ रहते हुए, प्रेसिडेंट रहते हुए भी अपने लिए कुछ उन्होंने खास घर या कुछ पैसा खास जमा कर रखा हो अपने लिए या अपने कुछ लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। बस 30-35 हजार उनके अकाउंट में था, जो किसी भी आम आदमी के अकाउंट में हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ का पर्पस कंट्रीब्यूट करना था, ठीक है ना, मिसाइल लॉन्च करना था, साइंटिफिक इन्वेंशन करना था, एक्सप्लोर करना था, और जितना भी नॉलेज उन्होंने अपने लाइफ में गैदर किया उसको बांटना था अपने लोगों के साथ, अपने यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है उनके साथ उसको शेयर करना था, ताकि वो काम आ सके, ठीक है ना, आपके देश के काम आ सके। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब होता है आप कुछ भी करते हो किस लिए? आप अपने आत्म संतुष्टि के लिए। सेल्फ मतलब यही होता है आत्म, ठीक है। अब आप आपने अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए जब आप कोई काम करते हो जिसमें आपकी जितनी भी शक्ति है, जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी क्षमता है कुछ काम को करने की, वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज एक्चुअली सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ठीक है। These are different order needs, जो अनसेटिस्फाइड रहे तो आदमी काम करता है, और सेटिस्फाई हो जाए तो आदमी का काम करने का पर्पस खत्म हो जाएगा। सो द नीड्स आर द बेसिक मोटिवेटर्स अकॉर्डिंग टू मास्लोज थ्योरी। व्हाट इज द रियल मोटिवेटर? नीड्स। वो कौन से नीड्स होते हैं? अनसेटिस्फाइड नीड्स होते हैं, ठीक है। इसमें यही चीज आप कह सकते हैं कि दीज नीड्स आर ओवरलैपिंग नीड्स। कोई भी नीड्स कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होते, पार्शियली या रीजनेबली सेटिस्फाई होते हैं, तो दूसरा नीड्स हमको दिखने लगता है। एंड दैट्स व्हाई वंस अ नीड इज सेटिस्फाइड पीपल सीजेस टू बी मोटिवेटेड, ठीक है ना। इसीलिए मोटिवेशन के लिए नीड्स और अनसेटिस्फाइड नीड्स का होना जरूरी है, राइट। ये हो गया हमारा मास्लोज थियरी। नेक्स्ट है हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थियरी, ठीक है। हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थियरी पे हम चलते हैं। अब मास्लोज थियरी को ही थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में क्या क्या मोटिवेटर्स होते हैं जो लोगों को मोटिवेट करता है या डीमोटिवेट करता है, राइट। ये आती है बैच 2 रोल नंबर 15 एब्सेंट, बैच 1 56 एब्सेंट, ठीक है। ओके, मैंने लिख के रखा है जो जो अपना कैमरा ऑफ करते हैं उन सबका, ठीक है। नाउ हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थियरी में आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, he actually extended the same work of Maslow, and he said that in organizational setup there are two different factors which acts as motivators. क्या होते हैं ये फैक्टर्स? तो सबसे पहले उन्होंने कहा पहला फैक्टर तो क्या है? पहला फैक्टर है हाइजीन फैक्टर या फिर मेंटेनेंस फैक्टर। ये जो आपके सामने दिख रहा है आपको, कॉम्पनसेशन, जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, वर्किंग कंडीशन, लीडरशिप, सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइजीन फैक्टर। अब हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर को थोड़ा समझिए, ठीक है। हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर का क्या मतलब हुआ? मेंटेनेंस हम बोलते हैं, देखो नाम से मेंटेनेंस मतलब जो आपके जीवन यापन के लिए जरूरी है, ठीक है, जिसके बिना आप, देखो ना अभी भी मैं बोलती हूँ, जो डिवोर्स होता है तो एलिमनी दी जाती है ना वाइफ को हस्बैंड की तरफ से, वो क्या होता है? दैट इज एक्चुअली मेंटेनेंस। आप अपने फैमिली को, अपनी, अगर आपकी वाइफ अर्न नहीं कर रही है तो आप अपने फैमिली को क्या करें? सपोर्ट। बाद में सेपरेशन के बाद वेयर सी विल गो, तो आप क्या करते हैं? मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है ना। कोर्ट दिलवाता है ये मेंटेनेंस, क्यों? ताकि वो भी अपना जीवन बसर ठीक से कर सके। सेम वे में मेंटेनेंस यानी कि जो सर्वाइवल के लिए कंपल्सरी है, नेसेसरी है, इसीलिए इसका नाम मेंटेनेंस रखा गया। Maintenance factor and hygiene factors are such factors which is actually mandatory in any organizational setup. If there is no maintenance factor, one cannot work in that particular organization because the environment, the condition is not conducive, not supportive. कैसे? Compensation, salary. अगर सैलरी है तो बिना सैलरी के कौन काम करता है?
ठीक है, कम है ज्यादा है वो एक अलग बात है, लेकिन बिना सैलरी के तो कोई काम नहीं कर सकता ना। एक आध महीने होते होते फ्रस्ट्रेट हो जाता है, छोड़ देता है लोग। तो कॉम्पनसेशन यानी सैलरी इज व्हाट, गिव एंड टेक। आप सर्विसेज देते हैं, आप अपने सर्विसेज देते हैं और उसके बिहाफ में आपको सैलरी मिलता है, राइट। तो कॉम्पनसेशन क्या हो गया, मेंटेनेंस फैक्टर है। अगर ये नहीं मिले तो कोई काम नहीं कर सकेगा। सिमिलरली जॉब सिक्योरिटी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको नजर आता है कि यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एवरी नाउ एंड देन पीपल कीप ऑन चेंजिंग, लोग आते हैं लोग जाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, कोई टिकता नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो आप भी क्या करेंगे, आएंगे, ज्वाइन करेंगे, एंड फ्रॉम दैट प्लेस ओनली यू स्टार्ट सर्चिंग अनदर जॉब, राइट। यू स्टार्ट पोस्टिंग योर सीवीज टू अनदर कंपनीज। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज कैसा होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर बात बात पे डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी एक ही गलती के लिए एक आदमी को सस्पेंड कर दिया जाए और दूसरे आदमी को सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन की सैलरी काट करके उसको रख लिया जाए, तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और ये भी मेंटेनेंस फैक्टर है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज यूनिफॉर्म है तो एटलीस्ट आपको लगेगा चलो मेरे साथ गलत हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे के साथ भी ऐसा ही होता है जब ये सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो समझ में आया, क्लियर। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। वर्किंग कंडीशन पे आते हैं। वर्किंग कंडीशन यानी अगर आपको कोई भी काम करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। अगर मान लो वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा टूटा ही रहता है, हमेशा खराब ही रहता है, तो कैसे काम चलेगा, राइट, नहीं चलेगा। तो वर्किंग कंडीशन जो है यानी कि अगर उस जगह का सफाई, वहां पे पीने का पानी, वहां पे साफ वॉशरूम, वहां पे जो भी है, गर्मी या फिर ठंड जो अगर बहुत ज्यादा है तो उसको थोड़ा कम करने का, उसको नियंत्रित करने का कोई मशीन लगाया। फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि बहुत ज्यादा जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके दौरान बहुत हीट वहां पे होता है, तो कूलेंट जगह जगह पे लगाया जाता है ताकि वहां का टेम्परेचर को थोड़ा कम करके रखा जा सके। तो दीज आर द वर्किंग कंडीशंस। अगर ये ठीक है, देखो इन सब चीजों का मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें से कुछ भी अपने पास साथ लेके जाने वाले हैं, आपके साथ कुछ जाएगा, लेकिन जब आप काम करेंगे उस जगह पे तो आप शांति से काम कर पाएंगे। अगर आपको प्रिंटर की जरूरत हो और प्रिंटर हमेशा खराब रहता है तो आपका काम हैम्पर होता है इस चीज से, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, प्रिंटर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ अगर ठीक है तो आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपका काम रुक नहीं रहा है। समझ में आया। इसलिए काम को करने के लिए ये सारी जरूरतें हैं जो आवश्यक है। देन लीडरशिप क्वालिटी, आपका बॉस कैसा है, बॉस के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, क्या वो कोऑपरेटिव है, क्या वो आपको समझाता है या समझता है, या फिर वो बात बात में सिर्फ डांटता है, क्रेडिट खुद ले लेता है और जितनी भी गलतियां होती है उसका जिम्मेदारी आप पे डाल देता है। अगर इस तरीके का सुपीरियर है या इस तरीके का लीडरशिप है तो भी आप वहां पे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। सो दीज थिंग्स आर मैंडेटरी थिंग्स। इसीलिए इसको हाइजीन, हर्जबर्ग ने हाइजीन या डिससेटिस्फायर या मेंटेनेंस फैक्टर बोला। जो नहीं रहेगा तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा। एक चीज ध्यान रखो हर्जबर्ग थ्योरी में हाइजीन फैक्टर के बारे में कि दीज थिंग्स आर दोज थिंग्स जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते। यानी ये सारे जो फैक्टर्स हैं, अगर ये फैक्टर ना हो तो काम नहीं होगा, लेकिन इनके होने से क्या चीज नहीं होगा, इसके होने से ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे, बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। दीज थिंग्स ओनली स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग डीमोटिवेटेड। ठीक है, आपको डीमोटिवेटेड होने से रोकता है ये सब, लेकिन आपको मोटिवेटेड रखता है ऐसा नहीं होता। तो कहाँ रखता है, आपको बैलेंस करके रखता है, आपको मेंटेन करके रखता है। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, मैंने ऐसे सबको म्यूट कर दिया है, लेकिन अगर किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करेंगे, मैं अनम्यूट कर दूंगी, राइट। चलिए, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। सो हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच ओनली स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग डीमोटिवेटेड, जो आपको डीमोटिवेटेड या असंतुष्ट होने से रोकता है, लेकिन ये आपको संतुष्ट रखता है, ये कहीं नहीं कहा गया। तो आपको सेटिस्फाइड यानी कि एम्प्लॉइज को सेटिस्फाइड रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो दूसरा फैक्टर है जो ऐड करना पड़ेगा। दैट अनदर फैक्टर इज नोन एज मोटिवेटर, या फिर हम उसको सेटिस्फायर भी बोलते हैं। क्लियर?
तो पहला फैक्टर जरूरी है काम चलाने के लिए, और दूसरा फैक्टर जरूरी है काम दोहराने के लिए, यानी काम को अच्छे तरीके से अकम्प्लिश करने के लिए, एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए। राइट, जब एम्प्लॉय खुश रखेंगे तो आपके यहाँ काम बहुत अच्छा होगा। गेटिंग द पॉइंट? राइट, अब चलते हैं, ये कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको हम मोटिवेटर्स बोलते हैं। अब ये सारे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है, ध्यान से देखो तुम, नथिंग कमिंग अप विद फाइनेंसेस। इसीलिए एल्टन मायो ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि द ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक मैन, राइट, कहा था ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक मैन। वो सिर्फ पैसे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, वो साथ ही रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, इसके लिए भी काम करते हैं, स्टेटस, इसके लिए भी काम करते हैं। जो उनको मिलता है तो वो अच्छे से काम करते हैं, अदरवाइज वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो पहला फैक्टर ने आपको डिससेटिस्फाई नहीं होने दिया, लेकिन वो आपको सेटिस्फाई या मोटिवेटेड भी नहीं रखता है। लेकिन उस पहले फैक्टर के साथ साथ अगर हम ये भी ऐड कर दें, दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, एडवांसमेंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जब ये सब हम उसमें ऐड कर देते हैं तो आपके लोग काफी खुश रहते हैं, बहुत लंबे समय तक टिकते हैं, लगभग उनका रिटायरमेंट स्कीम ही होता है, वो इधर उधर नहीं जाते, भले ही वो प्राइवेट जॉब हो, लेकिन किसी और कंपनी में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि एक कंड्यूसिव, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया है बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू असाइन देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, what is actually a little bit more than what they can expect from themselves, ठीक है, जो उनको लगता है कि ये तो मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन अगर मैनेजमेंट उनको वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई तुम करके देखो, मुझे पूरा विश्वास है तुम कर पाओगे, तो उसको एटलीस्ट ये लगता है कि चलो मैनेजमेंट एटलीस्ट मुझ पर ट्रस्ट करता है, वो मुझे इस लायक समझता है, वो मुझे गधा नहीं समझता, ठीक है ना, वो मुझे समझता है कि मैं कर सकता हूँ ये चीज। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन का वो होता है, वेयर इफ यू कैन एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको भी नहीं पता था कि आप कर सकते हैं, तो आपको कितना सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट लगेगा। आप सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, तो मोटिवेशन थियरी को याद करो, अभी जो हमने पढ़ा है मास्लोज में, वो हायर ऑर्डर नीड्स है, समझ में आया? या आप इस हायर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? तो ये हायर ऑर्डर नीड्स आपका सेटिस्फाई होता है जब आप चैलेंजिंग टास्क को टेक अप करते हो और फुलफिल करते हो, ठीक है, तो आपको अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। सिमिलरली एक दूसरा टर्म है जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी अपने काम से संतुष्ट होना। मैं बताती हूँ जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है आदमी को। इफ यू आर डूइंग बीसीए, आप बीसीए में कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अच्छा नॉलेज है, आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अपने प्रोग्रामिंग अलग अलग के ऐप क्रिएट करके या अलग अलग प्रोग्राम रन करके आप उसको खत्म कर देते हो, ठीक है ना, आप उसका सॉल्यूशन ले आते हो, तो आपको ये करके अच्छा लगता है, ठीक है ना। आपका किसी का भी, मैं सुनती हूँ कि बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन का बात होता है कि कोई कोडिंग सीखने वाला बच्चा अगर कोई कोड क्रैक कर लेता है तो उसको बहुत खुशी लगती है। बच्चा मतलब मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको बहुत कंटेंटमेंट लगता है, संतुष्टि लगता है, चलो मैंने इतना मेहनत से ये प्रोग्राम रन किया था और मेरा ये सक्सेसफुली रन कर गया, तो ये आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर आप लोग बीसीए करके जाओ और आपको बड़ी बड़ी कंपनी आके हायर करे और जाकर के वहां पे काम करवाए, कुछ भी, ठीक है ना, जाके रजिस्टर भरने का काम दे दे, आपको कुछ परचेजिंग का काम दे दे, आपको कुछ मार्केटिंग का काम दे दे, जिसमें कुछ भी आपके स्किल का, टैलेंट का, आपके पढ़ाई का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यू विल फील सेटिस्फाइड? नो, यू विल नॉट फील सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना कुछ पढ़ लिख करके यही पैसा मिल रहा है आपको, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके स्किल का कुछ यूज ही नहीं हो रहा है, देन यू आर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकम ऑब्सोलीट। आप जॉब मार्केट से धीरे धीरे दूर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। बाद में आप कहाँ जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए अगर आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं की, तो कुछ नया सीखा ही नहीं तो। इसीलिए जॉब सेटिस्फैक्शन तब होता है जब आप उस काम को करके खुश हैं। समझ में आया? बहुत सारे लोग बोलते होंगे, जितने भी क्रिएटिव माइंडेड पीपल होते हैं, सिंगर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, ये सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा कम मिलता है बट कोई बात नहीं, मुझे अपने काम को करके संतुष्टि बहुत मिलती है। क्यों संतुष्टि मिलती है? क्योंकि मेरा जो सोल है, हार्ट एंड सोल है, वो इस काम में है, ठीक है, मैं इस काम को करके कभी थकता नहीं हूँ, तो दैट्स वाई मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है।
बहुत सारे तुम सुनते होगे कि बहुत सारे लोग अपनी स्टैब्लिश्ड वेल स्टैब्लिश्ड नौकरी छोड़ करके किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लेते हैं या कोई अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना नैक होता है। नैक यानी कि उनमें वो इनहेरेंट चीज होती है जिसको वो बचपन से या कभी एक सर्टेन पॉइंट से वो रियलाइज करते हैं कि मुझे यही करना है। ठीक है, इसीलिए वो अपने लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़ करके आ जाते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हैं। वाई? बिकॉज दे कैन डिराइव दिस जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट। तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आप ऐड करते, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोगों को उनके स्किल के बेसिस काम देते हो तो उनको अपना काम करके अच्छा लगता है एंड दे डिराइव जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो फिर वो मोटिवेटेड फील करते हैं। रिकॉग्निशन, किसी ने बहुत मेहनत से काम किया है लेकिन रिकॉग्निशन आप किसी अपने आप ऊपर ले लेते हैं। मैनेजर बोले कि सारा काम मैं नहीं किया है, तो जो एम्प्लॉय है जिसने दिन रात मेहनत करके उस इवेंट को या उस काम को, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली खत्म किया, उसको कैसा लगेगा? ठगा ठगा सा महसूस होगा, है ना, कि सारा हम काम किया, लास्ट में तो हमारा कहीं नाम ही नहीं आया। ठीक है ना। लेकिन रिकॉग्निशन क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करिए, जो भी एफर्ट डाल रहा उसके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करके उसको सम्मानित करिए, उसके बारे में उसका एक नाम, एक बार उसको वेल्डन भी बोल दिया, एक बार उसके पीठ पे आपने थपकी भी लगा दी उसके सीनियर ने वेल्डन कहते हुए, या तुमने बहुत अच्छा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, टाइप ऑफ एनीथिंग, तो वो भी अपने आप में एक मोटिवेशन का बहुत मेजर सोर्स हो जाता है। ठीक है, ये सब आपको पता चलेगा एज यू ग्रो अप इन योर लाइफ। ठीक है, अगेन अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब यू ज्वाइन फ्रॉम जूनियर एग्जीक्यूटिव बट यू आर रिटायरिंग फ्रॉम एनी सीनियर लेवल। ठीक है ना, बहुत सारे सीनियर लेवल पे आप जाते हैं, बहुत ऊंची हायरार्की पे पहुंच के आप रिटायर करते हो, तो ये आपके कैरियर ग्राफ का अचीवमेंट है, राइट। आप में इतनी काबिलियत थी तभी आप इतने ऊपर तक पहुंच सके। तो ये अचीवमेंट का रास्ता अगर ऑर्गेनाइजेशन में है जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देता है। आपकी कंपनी में एक वीवो आई थी, है ना, आपके कॉलेज में एक वीवो कंपनी आई थी। दे केम अप विद देयर प्रोडक्ट, they come up with their career growth opportunities what are provided, कि कितने साल में एक सिंपल सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ हायर पोजीशन पे पहुंच जाता है अगर वो एक अच्छा परफॉर्मर है। तो वो पूरे उस ग्राफ के साथ आया था, क्योंकि बच्चे को ये ना लगे कि अगर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर मैं किसी एग्जीक्यूटिव के ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करूंगा तो मैं कितने साल तक वहीं रह जाऊंगा, क्या कोई यहाँ पे ग्रोथ का अवसर है। वो ये सारे लोग जब इंटरव्यू लेने आते तो इंटरव्यूअर आपको ये भी बताता है कि क्या हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, किस किस तरह से हमारे यहाँ ग्रोथ मिलता है, ताकि आप ज्वाइन करने से पहले क्लियर रहे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये सब चीज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है अलोंग विथ दोज मेंटेनेंस फैक्टर, क्योंकि मेंटेनेंस फैक्टर को तो कभी भी तुम हटा ही नहीं सकते हो, वो तो बिल्कुल ऑक्सीजन है। ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही मिले और कुछ नहीं मिले तो भी नहीं जी सकते हैं। समझ में आया? तो ऑक्सीजन जैसे है वैसे है वो मेंटेनेंस फैक्टर, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर चाहते हैं कि आप अच्छे से काम हो तो साथ साथ ये भी एडेड कर दीजिए। ये दोनों फैक्टर्स अगर रहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो काम अच्छे से होगा एंड पीपल आर रियली मोटिवेटेड, राइट। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए तभी मोटिवेशन होता है। दिस एक्सप्लेन्स टू फैक्टर्स, दीज आर मेंटेनेंस फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर। इसमें कुछ पूछना है? किसी को कोई कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम तीसरे में चलेंगे जो मैग्रीगर्स का है। 1 मिनट, एक सेकेंड। मनीष पूछो। मैम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो था वो बताइएगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। अभी दूसरे किसी को भी कुछ पूछना था, आप अपना हैंड लो कर लीजिए, और किसी को कुछ पूछना था आप हैंड रेज करिए, मैं आपको भी अनम्यूट करती हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से कोई नहीं। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपने बोला कि मैं बता दूं, 1 मिनट। हाँ जीत बोलो। मैम एडवांसमेंट बता दो। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसमेंट एक ही चीज है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अवसर है, क्या कितना मौका मिलता है वहां के एम्प्लॉयज को ऊपर बढ़ने का, आगे जाने का, कितने। अच्छा देखो, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप सुनते होंगे कि हर 2 साल पे या 1 साल पे प्रमोशन होता है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ग्रोथ के अवसर है, वहां पे आगे जाने का अवसर। और कहीं कहीं आप 5 साल 7 साल तक सरकारी किसी किसी ऑफिस में तो कितने सालों तक पड़े रह जाते हैं एक ही जगह पे, खासकर
अपने यहाँ के सरकारी गवर्नमेंट में, मतलब बिहार सरकार के किसी भी डिविजन या डिपार्टमेंट को तुम जब ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा जहां ज्वाइन किया वहां बैठे हुए 7-8 साल तक, अगर हम बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली उस पर नहीं काम कर रहे हैं तो। राइट, तो क्या होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब आगे बढ़ने का रास्ता है, या यहाँ पे कोई आगे बढ़ने का रास्ता है ही नहीं। देर आर सर्टेन पोजीशंस जो 8-10 पोजीशन से लोग इतने में ही काम करते हैं और ऑलरेडी वो रिक्वायरमेंट कभी होती ही नहीं कि हम उतना आगे जा सके। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉइज को आप ग्रोथ के अवसर दीजिएगा, ग्रोथ के अवसर मतलब आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो उनको अच्छा लगेगा कि यहाँ पर हमारे लिए इसके आगे भी है जाने का रास्ता, इसके आगे भी हम जा सकते हैं। ठीक है ना, आज हम एग्जीक्यूटिव हैं, कल हम मैनेजर हो जाएंगे, उसके बाद हम सीनियर मैनेजर हो जाएंगे, उसके बाद हम एरिया मैनेजर हो जाएंगे, जनरल मैनेजर हो जाएंगे, काइंड ऑफ थिंग। समझ में आया? तो यहाँ ग्रोथ के अवसर हैं आपके लिए। और किसी ने पूछा था क्या, ग्रोथ एडवांसमेंट। एडवांसमेंट इज अगेन द सेम थिंग कि एडवांसमेंट यानी आपको अपने कैरियर में और आपको अपने फाइनेंशियल टर्म्स में कितना ग्रोथ और कितना एडवांसमेंट का मौका मिल रहा है, मतलब आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आगे बढ़ने का मौका मिले, यू आर सेटिस्फाइड, एनीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड। अगर कोई मौका नहीं मिले, आप जहां आए हैं वहीं बैठे रहिए 10 साल तक, तो आप जरूर कहीं और चले जाइएगा, क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि हमारा अपना कुछ पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर या फिर मनी। और कुछ पूछना है किसी को? समझ में आया अजीत? यस मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक और, ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लो। मैग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी। मैग्रीगर्स पार्टिसिपेशन थियरी, ये पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। अब पार्टिसिपेशन आपको मालूम है, एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेशन में, डिसीजन मेकिंग में मौका देना। अब यहाँ पे फिर एक और सवाल उठता है कि कहाँ पर किस तरह के एम्प्लॉय को हम कितना ये मौका दे सकते हैं, कितना ये चांस दे सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए डगलस लूरी मैग्रीगर ने 2 तरह के थियोरीज दिए, एक्स थियोरी एंड वाई थियोरी। अब ये एक्स थियोरी है वो जो एक्सप्लेन करता है, वो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल व्यूज है टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ये बोलता है कि ह्यूमन जो होते हैं नॉर्मली डीमोटिवेटेड होते हैं, दे डोंट like working, they actually dislikes working, they don't want to take up responsibility, they want to be directed। मतलब उनको काम पसंद नहीं है, यानी कि अगर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा तो वो पूरे दिन बैठे बैठे आएंगे और चले जाएंगे, उनको कोई शिकायत नहीं होगी अपने इस काम से। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ उनको उनके बैठने का पैसा मिल जाता है। राइट, तो वो क्या होते हैं, काम नहीं मिल रहा उसमें वो खुश रहते कि मुझे बहुत कम काम है। हमारे यहाँ एग्जाम्पल ले लो, मैं ज्यादातर लोगों से जब बात करती हूँ या पूछती हूँ तो मुझे एक बहुत बड़ा, एक थोड़ा सा अजीब तरह का रिएक्शन मिलता है लोगों से। पीपल, व्हाई डू पीपल ज्वाइन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो जब पहली बात बोलोगे तो कुछ लोग बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है, जॉब सिक्योरिटी होती है वहां पे। लेकिन अधिकांश कुछ लोग बोलते हैं आई वांट टू डू समथिंग बेटर, आई वांट टू कंट्रीब्यूट बेटर इन आवर कंट्री एंड थ्रू दैट डिपार्टमेंट आई कैन यूटिलाइज माय स्किल एंड व्हाटएवर आई हैव। ठीक है ना, तो मैं इसलिए वो ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन अधिकांश लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि क्यों गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने का रियल मोटिवेशन क्या है, वो बोलते हैं कि वहां पे काम कम रहता है। राइट, काम नहीं रहता, जाओ अपना टाइम से जाओ, टाइम से आओ, घूमते फिरते रहो और पैसा तो मिलना ही है लास्ट में। ठीक है ना, तो मेरा रियल मोटिवेशन है कि हमको काम नहीं करना पड़ेगा। अब जिस कंट्री की काम करने वाली आबादी, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो काम करने वाली आबादी ज्यादा है ना, तो हम लोग हर जगह देखते हैं, हर भाषण में सुनते हैं कि हमारे यहाँ जो एक ही चीज हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज। वो भी कैसा ह्यूमन रिसोर्सेज? तो काम करने वाला ह्यूमन रिसोर्सेज। बच्चा बूढ़ा कम है, यंग जनरेशन हमारे पास ज्यादा है। तो जिस कंट्री के यंग जनरेशन इस माइंडसेट के साथ गवर्नमेंट कॉम्पिटिशंस या गवर्नमेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, काम को ज्वाइन कर, जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वहां पे थोड़ा कंफर्ट जोन है, वहां पे काम ज्यादा नहीं रहता है, उस कंट्री का क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। ठीक है ना, हर डिपार्टमेंट में फाइल्स की संख्या बढ़ते जा रही है, काम पे काम चलता जा रहा है, डेट पे डेट मिलती जाती है और कहीं कुछ काम समय से होता नहीं है। गवर्नमेंट भी इलेक्शन को छोड़ करके सब कुछ को पोस्टपोन करते रहता है। राइट और रॉन्ग? इलेक्शन बस टाइम पे हो जाती है, चाहे कितना भी कोविड फैला हुआ, लेकिन बाकी चीज पोस्टपोन हो जाता है। राइट, क्यों? आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ जाता है। व्हाई? बिकॉज इन फैक्ट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क। काम में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे लोग जो काम नहीं करना पसंद करते हैं, वो शुरू में अपना अच्छे से तैयारी करके परीक्षा पास कर लेते हैं ताकि हमको फिर जिंदगी भर
बैठने का अवसर मिले, आराम का मौका मिले। ऐसे लोगों को उन्होंने थियोरी एक्स में एक्सप्लेन किया, दे एक्चुअली इनहेरेंटली लेजी, दे डोंट वांट वर्क। और क्या उनको पसंद है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। भाई आप मुझे काम दे दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या करना है, हम वो काम कर देंगे। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम अपना कोई डिसीजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल को अगर वो कुछ काम में प्रॉब्लम हो गई तो आप मुझे बोलिएगा कि मैंने ये काम किया था। तो तुम बता दो क्या करना है, हम कर देते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम जानो, अच्छा हुआ तो तुम जानो। मतलब रूटीन काम, रूटीन टाइप ऑफ काम करने में अच्छा लगता है। इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, इनको गाइड करिए, इनको सुपरवाइज करिए, तब इनके ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू में ही क्लास स्टार्ट करने से पहले बोला था कि मैं जबरदस्ती फोर्सफुली किसी को म्यूट नहीं करूंगी, ठीक है। आपको मैं फ्रीडम देती हूँ, यू यूटिलाइज दैट फ्रीडम। आप अपनी मर्जी से अनम्यूट और म्यूट करिए। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, बताइए, नहीं तो आप सुनिए, ठीक है। मुझे भी कुछ पूछना रहेगा तो मैं पूछूंगी और आप आंसर दे सकते हैं अनम्यूट करके। बट अभी अभिषेक ने मुझे बोला नहीं मैम कर ही दीजिए, क्योंकि कोई सुधारने वाला नहीं है। मतलब ठीक है, मैंने कर दिया, ओके। तो दिस इज व्हाट कि आपको गाइड करने की जरूरत है। आप सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ डिसिप्लिन नहीं। हाँ बोलो दीपांशु। मैम पॉइंट थोड़ा वापस से समझा दीजिए। आते हैं उस पॉइंट पे, ठीक है। मैंने कहा था हैंड लो कर लो, ओके। तो अब मैं क्या बोल रही थी आपको कि ये चीज है कि आपके अंदर अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, अगर आप खुद को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा? बाहर से कंट्रोल, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनिशियली आई डोंट वांटेड टू एक्सरसाइज दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, बट देन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ, देन आई हैव टू फोर्सफुली इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसा होता है थियरी एक्स में, ठीक है ना। थियरी एक्स के लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते हैं। उनको अगर छोड़ दो कि आप 2 दिन में काम कर दीजिए, तो वो 1 हफ्ते तक काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर कंट्रोल रखो, सुपरविजन करो, तो 2 दिन में काम कर देंगे। क्यों? क्योंकि तुम उनके सर पे चढ़े हुए हो। समझ में आया? समझ में आया? तो ये थियरी एक्स के लोग होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आगे नहीं आते, इनिशिएटिव नहीं लेते। जिनको डायरेक्शन दीजिए, जिनको गाइड करिए तो वो काम कर देंगे, जिनको कंट्रोल करिए, फोर्स करिए, डराइए, धमकाइए तो वो ठीक रहेंगे, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। समझ में आया? ऐसे लोगों को उन्होंने थियरी एक्स में रखा। इन ऐसे लोगों के लाइफ में अपना कुछ खास एम्बिशन नहीं होता, ठीक है ना। मुझे कुछ बहुत बड़ा करना, दे आर नॉर्मली सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव, उसी में वो सेटिस्फाइड रहते हैं, उन्हीं में वो खुश रहते हैं। अपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा एम्बिशन लेकर के नहीं चलते हैं कि फलाना करना है या कुछ ऐसा करना है। ऐसे लोगों को उन्होंने थियरी एक्स बोला। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसे लोग ज्यादा नहीं होते हैं, एक्चुअली ऐसे लोग कम ही होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को आप कैसे मैनेज करिएगा, कैसे पार्टिसिपेशन का मौका दीजिएगा, उसका एक अलग तरीका होगा। हम उस पर आएंगे बाद में। अब पहले थियरी एक्स समझ गए? थियरी एक्स में कोई डाउट तो नहीं है? एक मिनट, हाँ अभिषेक बताइए। मैम आपने बताया था कि इन्होंने थ्योरी एक्स और वाई के में 2 अलग अलग टाइप के लोगों को रखा था। तो हाँ, तो थियरी एक्स में बताया ना, थियरी एक्स में वैसे लोग जो काम करना पसंद नहीं करते, जो नॉर्मली लेजी होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हैं, जिनको जब तक कंट्रोल नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया, डराया धमकाया नहीं, तब तक वो हिलते नहीं है अपने काम से, काम करने के लिए। और जिनको सुपरवाइज करने की कदम कदम पे जरूरत पड़ती है, जो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना, जो हमेशा हर मूव के लिए वेट करते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेगा तभी मैं काम करूंगा। एंड नीड टू बी कंट्रोल। अगर ऐसे लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है तभी ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये कोई रिजल्ट भी नहीं देते हैं। दीज आर थियरी एक्स काइंड ऑफ पीपल। और कुछ? नो मैम थैंक यू, अटेंडेंस ले लीजिए जल्दी से बस, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अब सुनो, दूसरा है थियरी एक्स, थियरी वाई, ठीक है ना। दूसरा है ये थियरी वाई काइंड ऑफ पीपल। ये थियरी वाई काइंड ऑफ पीपल क्या बोलता है? ये बोले कि देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो जिस तरह से खाए नहीं रह, बच्चे जैसे बिना खेले नहीं रह सकते, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना काम किए नहीं रह सकते। समझ में आया? बिना वो काम के रह नहीं सकते, उनको काम करके ही अच्छा लगता है, उनको काम करके ही सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो इस तरह के लोगों को कैसे
कौन सा मैनेजरियल स्टाइल सीखे। तो पहले थियरी वाई में क्या क्या है मैं ये बता देती हूँ। थियरी वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करते हैं, मतलब इनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करिए। ये रूटीन काम में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दे वांट सर्टेन चैलेंजिंग थिंग्स जिससे वो जिसको काम करके उनको सेटिस्फैक्शन लगता है, ठीक है। उसके बाद ये तभी ये एम्प्लॉय खुश रहते हैं जब आप इनको पूरा फ्रीडम देते हैं कि भाई तुम अपना दिमाग लगा के काम करो, यानी कि आप इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल या बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हो, आप इनको छोड़ देते हो, छूट दे देते हो कि आप काम करिए। दे एंजॉय वर्किंग एंड दे एंजॉय टेकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे लोग जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, जिनको बाहर से किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये थियरी वाई में है। नाउ अगर ऐसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज्ड रखिएगा, सारे डिसीजंस आप ही लेंगे, तो वो क्या करेंगे? खाक, है ना, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना पसंद करते। उनको नए नए चीजों पे नए नए तरीकों से काम करना पसंद है। गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए वाई काइंड ऑफ पीपल के लिए आपको डिसेंट्रलाइज्ड रखना पड़ेगा, पार्टिसिपेटिव अप्रोच ऑफ लीडरशिप रखना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिव यानी उनको आप इंक्लूड करिए डिसीजन मेकिंग में, गोल सेटिंग में, काम को कैसे सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तभी उनको अच्छा लगेगा। जबकि थियरी एक्स को इंक्लूड करोगे तो उनको वो भारी लगेगा। तो दोनों ही तरह के पीपल हैं। एक है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, जो बोलता है कि मुझे तुम रास्ता बता दो, हम चल के दिखा देंगे, ठीक है ना। थियरी वाई काइंड ऑफ पीपल जो बोलता है बस मुझे काम बताओ, रास्ता निकालना मेरा अपना काम है। समझ में आया? अब ये दोनों तरह के पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट ट्रिक्स, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं, लीडरशिप स्टाइल है, जो उन्होंने कहा कि आप इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों को एक तरीके से नहीं हाँक सकते, यानी कि अगर आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो ये थियरी वाई के लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो थियरी एक्स के लिए सुटेबल नहीं है। इसीलिए आपको आपके हायरार्की पे डिसेंट्रलाइजेशन करना और कहाँ पे सेंट्रलाइजेशन रखना है, कहां पे आपको पार्टिसिपेशन करना है और कहां पे आपको कंट्रोल करना है, दैट अ मैनेजर हैज टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछे, अदरवाइज वी आर डन विथ ऑल दीज 3 थियरीज। किसी को कुछ पूछना है? एक और बात मैं ऐड कर देती हूँ इसमें कि एक गलती मैग्रेगर से का जो ये पूरा थियरी है, इसका एक क्रिटिक्स एक पॉइंट है जिसका क्रिटिसाइज भी किया गया था। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी लोअर ऑर्डर लोग होते हैं वो थियरी एक्स में होते हैं, और जितने भी हायर ऑर्डर पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में वो थियरी वाई में होते हैं। इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। बोला क्या ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी लो लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो थियरी एक्स ही हो, यानी वो लेजी ही हो, यानी वो उनको कंट्रोल और गाइड करने की जरूरत पड़े ही। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने काम को परफॉर्म करते हैं, जिनके ऊपर आप जितनी जिम्मेदारियां डाल देंगे वो सही अच्छे से करके साबित करते हैं कि वो काम अच्छा कर सकते हैं, तभी तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने का उनका चांस रहता है, राइट। तभी तो लोग नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो सबऑर्डिनेट लेवल से नीचे के लेवल से, इवन हमारे जान पहचान में ही है, जो बैंक पीएनबी के एज ए वाटर बॉय, जो पानी वानी पिलाने वाला होता है ना, उस लेवल से ज्वाइन किया था एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम वेरी हायर लेवल, ठीक है ना, जीएम वगैरह लेवल से वो रिटायर किया। तो क्यों किया? अगर वो थियरी एक्स होता तो नहीं करता ना, वो वही रह जाता जिंदगी भर, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्लर्क बन जाता। क्लर्क बनते तो मैंने भी बहुत को देखा है, लेकिन मैं आपको मैनेजर और सीनियर मैनेजर की बात कर रही हूँ। 6-7 हायरार्की ऊपर जाना, जो बहुत सारे पीओ भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है, वो गया। दैट मीन्स उस लेवल पे भी कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ की और जिनके अंदर ऊपर जाने का ललक होता है, मोटिवेशन होता है। तो बहुत सारे लोअर लेवल पे भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने काम को परफॉर्म करते हैं। साथ ही बहुत लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो हायर लेवल पे बैठे तो हैं, लेकिन उनको कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता। वो कुछ काम, अपने काम को मन लगा के काम नहीं करते, एक बार उस लेवल पे पहुंच गए और दूसरे से काम करवाते रहते हैं और खुद क्रेडिट लेते रहते हैं। दे डोंट लाइक वर्किंग, ठीक है ना, उनको लगता है कि अब तो मैं निकलने ही वाला हूँ, अब क्या मेहनत करूं। समझ में आया?
तो ये कॉम्बिनेशन है और आप इसको इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे लोअर लेवल पे जो होते हैं वो एक्स होते हैं और सारे हायर या क्वालिफाइड एम्प्लॉय जो होते हैं वो वाई ही होते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी हर जगह मिल जाएगा आपको। नाउ आई एम डन विद ऑल दीज थियरीज। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अब पूछो। यस, पूछिए। ओके, किसी का क्वेश्चन, हाउ डज द कंपनी और ऑफिस डिफाइन क्वालिफिकेशन फॉर प्रमोशन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी? ठीक है, कैसे? ये कंपनी, इसका पॉलिसी होता है, वो अपनी पॉलिसी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। अमित कुमार, थोड़ा उठ के बैठ जाओ, ठीक है ना, क्लास में हो तुम। तो वो डिफाइन करते हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक है ना। नाउ हाउ डज ए कंपनी डिफाइन क्वालिफिकेशंस? ठीक है, क्वालिफिकेशंस किस बेसिस पे वो आपको प्रमोशन देती है, किस बेसिस पे वो आपको रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन देते हैं। हाँ ठीक है, मेरे पास पूरा लिस्ट आ गया है किस किस का वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, मैंने ये लिख भी रखा है, डोंट वरी। ओके, तो ये जो कंपनी का अपना पॉलिसी है, परफॉर्मर है, ठीक है ना, यानी कि उसको जो काम दिया है कंपनी ने वो उससे ज्यादा काम करके देता है, समझ में आया, तो वो प्रमोशन के लायक है। यानी जो टारगेट दिया है, मान लो किसी को कोई टारगेट दिया आपको 100 यूनिट कोई चीज सेल करना है, या आपको इतना प्रोजेक्ट पर काम करना है इस एक महीने में, आप 15 दिन में वो प्रोजेक्ट खत्म कर देते हैं, आप 100 यूनिट की जगह पे 125 150 यूनिट बेच करके आ जाते हैं, तो आपको प्रमोशन नहीं देगी कंपनी, तो किसको देगी? समझ में आ रही है? यानी जो आपका टास्क डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन, जो आपको ड्यूटीज दी गई, अगर आप उस ड्यूटीज से कुछ भी ज्यादा परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है, देन यू बिकम्स परफॉर्मर, और आपको आपके जिस रेशियो से, जिस बेसिस से आप परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, उस बेसिस से आपको वो प्रमोशन के लिए सजेस्ट करती है, आपको आगे भेजती है। क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन भी एक होता है कि अगर आपसे ज्यादा कोई क्वालिफाइड, अगर कभी कभी क्या होता है कंपनी में कि ड्रॉ हो जाता है, दो लोग हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, और तो उनको किस बेसिस पे हम प्रमोशन दें? ये भी तो हो सकता है नहीं कि दोनों का एक जैसा परफॉर्मेंस है, दोनों बेहतरीन परफॉर्मर है, तो उस समय में क्वालिफिकेशन कभी कभी काम आ जाता है कि अगर किसी के पास डिग्री ज्यादा है, ठीक है ना, आप बीसीए कर रहे हैं लेकिन आप भी एकदम कांटे का टक्कर दे रहे हैं अपने साथ वाले कलीग को, लेकिन उसके पास डिग्री एमसीए भी है, तो फिर कंपनी उसको प्रमोट कर देती है। समझ में आया? क्योंकि इधर तो बैलेंस है लेकिन उसके पास उधर डिग्री ज्यादा है या एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो क्या करती है, उसको प्रमोट कर देती है। समबडी आस्क्ड मी स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स मैंने बोला कि आपको अपने लिए, अपने समाज में, अपने ग्रुप में इज्जत चाहिए, तो वो इज्जत आपको कैसे मिलेगी? अगर आप किसी हाई रैंक पे जाकर पहुंच जाते हैं, नौकरी लग जाती है, अगर आपका बेटा यूपीएससी क्रैक कर लेता है, या आपके घर में कोई बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंच जाता है, या आपका बहुत बड़ा घर है, आपके बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इस सब चीजों से इज्जत मिलती है। तो स्टीम नीड्स मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, बाय मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट और बाय इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल गोल्स, बाय सेटिस्फाइंग योर इंटेलेक्चुअल गोल्स। अगर आप किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपको इज्जत मिल रहा है समाज में, तो आपके स्टीम नीड्स का फुलफिलमेंट होता है। आपका जो होता है ना अंदर, आपको ये एहसास होता है कि लोग मुझे इज्जत की नजर से देखते हैं। समझ में आया? तुम लोग ही बोलते होगे ना कभी कभी, तुम लोग ये यूज करते हो, कभी झगड़ा होता है तो कोई बच्चा गुस्से में बोलता है तुम जानते नहीं हो मैं किस परिवार का हूं। दैट मीन्स व्हाट? मतलब वो ही इज रेफरिंग टू द स्टेटस ऑफ हिज फैमिली, मतलब उसके पास ये, मैं बताती हूँ ऑटोक्रेटिक का मतलब, पहले ये सुन लो। दैट मीन्स उसको लगता है कि मैं अपने फैमिली का धौंस दिखाऊंगा तो लोग मुझे डर जाएंगे और लोग मुझे इज्जत देंगे। समझ में आया? These are the statements which satisfy कि आपको ईगो और आपको स्टीम इन सब चीजों से मिलता है। अब स्टीम सिर्फ यही बोलकर नहीं मिलता है, स्टीम इससे भी मिलता है कि आप क्लास में हर बार फर्स्ट कर रहे हैं, लोगों के लिए, आपके मन में, आपके टीचर्स के लिए आपके मन में बहुत ज्यादा सम्मान है, ठीक है ना, कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन्ड भी है, बहुत अच्छा कर भी रहा है, और कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है, इससे भी इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती है? दैट सेटिस्फाइड योर नीड। हर आदमी का अपना अपना तरीका है कि किस तरीके से उसके रिस्पेक्ट और उसके स्टीम का नीड सेटिस्फाई हो रहा है, बट दीज आर द थिंग्स, जैसे आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते, इस नीड्स को। किसी बच्चे ने पूछा ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक मतलब समझ लो डिक्टेटरशिप, जहां पे आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आपको मैनेजमेंट ने जो भी स्टाइल बताया है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, आप बस वही करिए, ठीक है ना, अपना दिमाग मत लगाइए। ऑटोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजर चाहता है कि वो हमेशा अपने एम्प्लॉय पे हावी रहे और अपने एम्प्लॉय को जैसे बोले वो सिर्फ उतना ही काम करे, अपने हिसाब से कुछ काम नहीं करे। तो बहुत सफोकेटिंग होता है वो एटमॉस्फेयर एक्चुअली, पर
वो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का। अब वैसा तरीका नहीं होता है या ना के बराबर होता है। किसी भी ग्रोइंग और आप टॉप एम्प्लॉयमेंट जो देता है ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को देखिएगा तो दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड दे आर मोर कंफर्टेबल इन गिविंग फ्रीडम टू देयर एम्प्लॉयज इन टर्म्स ऑफ प्लेस, मनी एंड जॉब प्रोफाइल, एवरीथिंग। ठीक है, अब लगता है मुझे आज के लिए बंद कर देना चाहिए, अब मुझे अटेंडेंस ले लेना चाहिए। ठीक है।